असल हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के सरबराह के सक्खर और लाड़काना के तूफानी दौरों से मुतालिक। इन तूफानी दौरों की हकीकत क्या है और क्या वजह है कि 1.5 माह की ताखीर के बाद बिल आखिर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को सक्कर और लाड़काना के उन कच्छे के इलाके में जाना ही पड़ा जहां पर डाकू और पुलिस के माबेन एक खून रेज ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक जो है 1 दर्जन से जायद डाकू मारे जा चुके हैं और खुद पुलिस वालों की शहादत भी हो चुकी है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम फिर सिंध आईजी के जो है और बहुत सारे जो महाज आईजी ने खोल दिए हैं उस महाज पर उनका किस किस से क्या टाकरा होने जा रहा है और खुद क्या एक बार फिर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और आईजी सिंध आमने सामने आ गए हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक सिटिंग जज की मौजूदगी में अराकीन असम्बली ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तजलील की और जिस तरीके से जो है खुद मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शान में जो गुस्ताखी की गई, जो बुरा भला उन्हें कहा गया, उसके बावजूद पार्लियामेंट में बैठा सुप्रीम कोर्ट के जज की पूरी इसरार और यानी कि मानी खेज खामोशी की आखिर क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि बिल आखिर सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को सक्खर और लाड़काना के तूफानी दौरों पर जाना ही पड़ा। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने जो है कमेंट्स मुझे किए हैं और उनका ये कहना है कि आईजी सिंध को ये कड़वा घूंट आपके प्रोग्रामों की वजह से पीना पड़ा। वो दिल पर जबर करते हुए जो है बिल आखिर जो है सक्खर और लाड़काना गए। हालांकि उन्होंने जो है खुद सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, फरमाइश की थी, 1 बार नहीं 2 बार नहीं बार बार, लेकिन उसके बावजूद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें ये पैगाम दिया कि वो पहले उस ऑपरेशन की क़ियादत करें, उस ऑपरेशन को ओनरशिप दें जो कि पुलिस वाले जो है सक्खर और लाड़काना में इस वक्त कर रहे हैं। इस पैगाम के बाद ही फिर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को जो है सक्खर और लाड़काना के तूफानी दौरों पर जाना पड़ा। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट बड़ी हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाली है कि आखिर क्या वजह है कि आईजी सिंध कच्छे में जारी इस ऑपरेशन की क़ियादत नहीं करना चाह रहे थे, या वो उस ऑपरेशन को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी कि उसे अहमियत देना चाहिए। इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि जिस तरीके से कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, इस हमले पर भी जो है आईजी सिंध के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, या फिर वो इस पर उनकी एक अपनी अलग तलग पोजीशन थी। इस हमले से मुतालिक उनके पास बहुत कुछ अंदर की मालूमात थी, लिहाजा वो इस हमले को उस नज़र से नहीं देख रहे थे जिस नज़र से दूसरे लोगों से देख रहे थे। इसी तरीके से अब जो कच्छे में जो ऑपरेशन चल रहा है डाकू और पुलिस के माबेन, तो इस ऑपरेशन को भी जो है आईजी सिंध किसी और नज़र से देख रहे हैं और उनकी अपनी इसमें एक अलग पोजीशन है। वो क्या पोजीशन है जिसका मैं यहाँ खुल के इजहार नहीं कर सकता, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पोजीशन है। अब इस खूनरेज ऑपरेशन के दौरान या उसके नतीजे में जो है बहुत सारे पुलिस वालों की शहादत भी हो चुकी है, जिसमें 2-3 तो एसएचओ हैं, सिपाही हैं, पुलिस कांस्टेबल है, कुछ रेंजर्स के भी एहलकार जो है वो उनकी भी इसमें शहादत हो चुकी है, और दूसरी जानिब से डाकुओं के मारे जाने की भी इत्तला है। लेकिन आईजी के पास जो रिपोर्ट अपने ज़राए से आई है इन ऑपरेशन से मुतालिक, तो वो रिपोर्ट कुछ ये है कि
جو पुलिस वाले शहीद हुए वो तो ठीक शहीद हुए, लेकिन पुलिस की फायरिंग से जो डाकू मारे गए ये वो डाकू नहीं है जिन डाकुओं की फायरिंग से जो है पुलिस वालों की शहादत हुई है। यानी दूसरे मानों में ये है कि जो डाकू पुलिस ने मारे हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी तो ज़रूर दिखाई है कि पुलिस भी जो है डाकुओं से नबरद आजमाए, लेकिन ये डाकू वो डाकू नहीं जो कि कच्चे के हैं, ये वो डाकू हैं जो कि राह चलते पुलिस के हाथों पहले पकड़े जा चुके हैं। इसमें ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल चोर और दूसरे आम घरों के मामूली चोर या इस किस्म के स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, वो पेशावर वो ख़तरनाक कच्चे के डाकू नहीं जो कि अगवा बराए तावान वो दूसरी वारदातों में मुलविस है। ये आम डाकू जो कि चोर हैं चक्के जो पकड़े जाते हैं उन्हें पुलिस वाले जो है वो ऐसे मौके पर जो है कच्चे के इलाके में ले जाकर उन्हें गोलियों से भूनकर अपना कारनामा जाहिर करते हैं कि उन्होंने भी डाकुओं से मुकाबला किया। यही वजह है कि कच्चे के डाकुओं की सेहत पर इस ऑपरेशन जो कि पिछले 1.5 माह से चल कोई असर नहीं हो, बल्कि उनकी वारदातों में और भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को अपने ज़राए से मौसूल हुई। यही वजह है कि आईजी सिंध जो है वो इस ऑपरेशन को वो अहमियत नहीं दे रहे थे जो कि अहमियत देनी चाहिए। यही वजह है कि ओनरशिप भी वो इस ऑपरेशन की नहीं ले रहे थे, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर की जानिब से उन पर दबाव पड़ा तो उसके बाद ही वो अब इस वक्त जो है वो ऑपरेशन की एक तरीके से बिलवास्ता क़ियादत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि ये सक्खर के इलाके में जो नई चेक पोस्टें बनाई हैं खुद शिकारपुर के एसएसपी फैज़ान की जानिब से, वहाँ की भी विज़िट हो रहे हैं। दूसरे जो है वो कश्मीर के जो एसएसपी हैं समूह के साथ जो है वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आईजी जो है वो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं उनके इलाकों का। तो ये थी वजह आईजी की ताख़ीर से जो है सक्खर और लाड़काना के कच्चे के इलाकों पर का दौरा करने की। अब दूसरी जो वजह बात है कि इस वक्त क्या क्या किस किस महाजों पर जो है वो आईजी नबरद आजमाए। एक तो मैं वजाहत कुछ ये करता चलूँ कि जिस डीएसपी को आईजी ने सस्पेंड नहीं बल्कि डिसमिस किया, ये टंडो मोहम्मद खान के डीएसपी जो है ये डिसमिस डीएसपी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर दी आईजी ने, इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, लेकिन अब इनके साथ जो दूसरे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, एक को तो इन्होंने डिसमिस एसएचओ को भी डिसमिस कर दिया है। ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी का कि एसएचओ भी इसमें डिसमिस हो चुके थे उस थाने के जहां पर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता। आरिफ परवेज सोलंकी जो कि डिसमिस डीएसपी, ये जो है वो एक डीआईजी मुनीर अहमद शेख के पर्सनल स्टाफ अफसर की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अब इनके बारे में जो मैंने जो मालूमात की है मेरे नुमाइंदे ने, वो मालूमात ये है कि ये तो बहुत बेचारा अपने साये से भी खौफ खाने वाला डीएसपी था, रैंकर था, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता था, और उसका इस सारे मामले में जो है जो हमारी इत्तला है कि बिलवास्ता क्या बराह रास्त क्या बिलवास्ता भी कोई लेना देना नहीं था, और लेकिन वो इस इंक्वायरी के जद में आ चुके हैं। जबकि असल जो सूरत हाल है ये इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो असल जो कसूरवार जिसको ठहराया जा सकता है कि जिसका जुर्म या है, तो ये सीआईए के जो इंचार्ज वहाँ के हादी बख्श लाशारी जो है ये नवीद कमर जो के सियासतदान हैं इनके बहुत ही करीबी हैं, और उनके किचन का खर्चा यही बर्दाश्त करते हैं, यही चलाते हैं, और यही जो थे उस गुटखा मावा फैक्ट्री को बिलवास्ता या बराह रास्त जो है निगरानी उसकी यही कर रहे थे। अब खुद एसएचओ ज़हूर नुनारी को तो कहते हैं कि इतला ये थी कि वहाँ डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह ने इन्हें डिसमिस कर दिया था, और जो असल था हादी बख्श लाशारी उनके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनकी 2 साल की जो इंक्रीमेंट है वो रोक दी गई, यानी कि बहुत ही मामूली किस्म की उन्हें सज़ा दी गई। इसी तरीके से बी सेक्शन के जो एसएचओ है फ़हीम फतेह, उनकी भी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि सिर्फ कुर्बानी का बकरा जो है इस डीएसपी जो है
عارف پرویز سولنگی کو بنا دیا گیا، کیونکہ اب جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہے۔ ان کے خلاف تو نہ تو آئی جی نے کوئی کارروائی کی، نہ ہی عمران یعقوب مناز جنہوں نے یہ ساری انکوائری کی تھی، جن کی انکوائری کی ان کی رپورٹ کے نتیجے میں آئی جی کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور یہ خطرناک قدم اٹھانا پڑا اور انہیں جو ہے پھر ڈسمس فرام سروس کر دی۔ یہ مجھے وضاحت کرنا ضروری تھی کہ کل میں اس پر پروگرام کر چکا ہوں۔ اب آئی جی سندھ کو اور کون کون سے محاذ پر جو ہے وہ اس وقت نبرد آزمائے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بار پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور آئی جی سندھ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹ سے اور خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آج کراچی میں کچھ 3 SHO 2 ہیڈموروں کی معطلی کی اطلاع ہے۔ یعنی یہ تمام تر کارروائی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے کی گئی ہے۔ اطلاع تو یہی ہے کہ جو ٹاسک فورس آئی جی نے بنوائی ہے یہ خود گٹکا ماوا چالیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر، تو یہ جو ٹاسک فورس ہے انہوں نے جو ہے وہ آج اورنگی کراچی میں بھی کارروائی کی، سینٹرل کے علاقے میں جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا اور خواجہ اجمیر نگری کے علاقوں میں بھی چھاپے مارے اور بھاری مقدار میں جو ہے وہ ایس پی لیاقت آباد نے وہاں سے جو ہے بہت سارا جو ہے گٹکا ماوا چالیا برآمد کر لیے اور اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دی آئی جی کو اور آئی جی کے حکم پر پھر ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے فدا مستوی نے ان تینوں تھانوں کے SHOs کو جو ہے معطل کر دیا، جس میں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے جو ہے وہ توفیل سب انسپکٹر کو معطل کیا، اورنگی ٹاؤن تھانے کے جو SHO ہے وقار تنولی اور ان کے ایک ASI مختار عرف دانش کو معطل کر دیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے رشید لودھی جو خواجہ اجمیر کے SHO ہیں انہیں اور ان کے ہیڈ مورر ASI جہانگیر نذیر کو بھی معطل کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک قدم ہے کہ ایک ہی دن میں 3 SHO اور ہیڈ موروں کو معطل کر دیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بائی پاس کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ گرچہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر نے جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ کے ڈی آئی جی ہے فدا مستوی نے بالا آئی جی کے حکم پر جو ہے یہ احکامات جاری کیے۔ یہ بھی اطلاع اڑتی آئی کہ خود سینٹرل کے SSP معروف عثمان اور خود ان کے اپنے ڈی آئی جی فدا مستوی میں بھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جھڑپ کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئی جی سندھ کی بہت مخالفت شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ میرے اس شو میں ہوتی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے اپنے دل پر یعنی ایک طریقے سے جبر کرتے ہوئے جو ہے یہ پروگرام بعض اوقات مجھے کرنے پڑتے، اس لیے کہ نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹیں آتی ہیں بمائے شواہد کے، تو اس کے بعد جو ہے مجھے ان خبروں کو روکنا جو ہے میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے بھی وہ پروگرام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا، کراچی میں ہوتا، تو میرا دعویٰ ہے کہ میرے تعلقات جو ہے غلام نبی میمن سے بہت ہی اچھے ہوتے، مثالی ہوتے، کیونکہ غلام نبی میمن جو ہے، جو میں نے اب تک جو میری آبزرویشن ہے، جو میں ان کے بارے میں جان چکا ہوں، اپنی جو میری جو معلومات اس کے حساب سے وہ تھوڑے سے کیا بلکہ بہت زیادہ دوسرے اپنے ہم عصروں سے جو ہے بہت ہی مختلف ہے۔ بہت ڈیسنٹ صبر و تحمل جو ہے وہ ان میں کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بہت ہی ایک ہی خامی ہے جو کہ تقریباً تمام بیوروکریٹس اور PSP افسروں کا جو ہے وہ خاصہ ہوتا ہے کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، اپنی عقل بہت کم استعمال کرتے ہیں، جو معلومات آتی ہے اس کو جو ہے وہ آسمانی صحیفہ سمجھ کے جو ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان میں ایک خامی ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے علاوہ باقی ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اب جو انہوں نے ایک بہت بڑا محاذ جو کھول رکھا ہے، ایک تو چالیا کا اور دوسرا جو ہے ایرانی ڈیزل اور پٹرول کا۔ اب بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں DIG گریڈ 20 کے گریڈ 21 کے جو اس وقت سندھ میں پولیس میں اس وقت سروس کر رہے ہیں اور کچھ بلوچستان سے بھی، ان سے جو میری بات ہوئی انہوں نے تو بالکل
बिल्कुल यानी कि एक तरीके से कुरान पर हाथ रख कर वो ये कह रहे हैं, हल्फिया उनका ये कहना है कि इस वक्त गुलाम नबी मेमन ने जो है ये ईरानी डीजल, पेट्रोल और चालिया को तो है मुकम्मल तौर पर बंदिश उन्होंने अपने तौर पर कर दी है। कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, कोई एसएचओ अगर ये सब कुछ चलवा रहा है तो वो अपने रिस्क पर है, और अगर उसकी इतला गुलाम नबी मेमन को मिलेगी तो वो यकीनन उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब आईजी सिंध की इस बंदिश की वजह से, इस सख्त तरीन कदम उठाने की वजह से जो है बलूचिस्तान पुलिस भी जो है मुतासिर हुई, क्योंकि उनका कारोबार भी जो है इस सख्ती की वजह से ठप हो गया है। इसलिए जितनी स्मगलिंग होती है ईरानी डीजल और पेट्रोल की, उसका 60% के जो खरीदार है वो कराची सिंध पुलिस है, सिंध है। मतलब सिंध पुलिस अगर ताउन से नहीं करेगी तो उनका माल यहाँ पर नहीं आ सकेगा और उनको वो प्रॉफिट, वो मुनाफा नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से ये जो है खुद गुलाम नबी मेमन का एक बहुत बड़ा कारनामा है। उन्हीं डीआईजीस ने और उन्हीं एसएसपीस ने मुझे ये कहा कि आप बार बार अपने प्रोग्राम में ये कहते हो कि आईजी सिंध ये सख्ती इसलिए कर रहा है कि वो उंगली कटवा कर शहीदों में नाम शामिल करना चाहते हो, तो ये आपकी खामख्याली है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त जो है वो गुलाम नबी मेमन बिल्कुल नाक की सीट पर चल रहा है, बिल्कुल वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जो कि उन्हें पहला ये कदम पहले उठाना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है। तो लिहाजा आपको जो है वो उनको इस मामले में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि सिंध पुलिस वाकई एक मिसाली पुलिस बन जाए। तो मैं तो सिंध पुलिस को मिसाली पुलिस बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ रोज़ अव्वल से। अगर वाकई ये लोग हल्फिया ये कह रहे हैं कि आई जिसने गुलाम नबी मेमन जो है वो इस वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहे, तो यकीन जानिए कि मैं और मेरा चैनल और मेरा ये प्लेटफार्म जो है वो उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो अभी डीएसपी के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की है टंडो मोहम्मद खान के, इस पर तो उन्हें नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि ये उनके हाथों एक गलत काम हुआ है। डीएसपी को डिसमिस करके एक पैनिक, एक हलचल, एक खौफ हरास तो फैल चुका है। लेकिन क्या अगर यहाँ पर कोई एएसपी होता उनकी जगह, तो क्या आईजी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते थे इसी तरीके से? यकीनन इसका जवाब ना में होगा। नहीं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब, जो कि बहुत ही खौफनाक है, सियासी नौयत की ये खबर है। कहते हैं कि खुशी के साथ हजार गम होते हैं, हजार गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। जश्न आज़ादी तो नहीं बल्कि जश्न आइन का जश्न मनाया गया 50 साल कि आइन जो 73 में भुट्टो ने एक आइन बनाया था, उस आइन को आज 50 साल हो चुके हैं। इसी 50 साल की खुशी में जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है कौमी असम्बली में जो है वो इसका जश्न मनाया गया, यानी खुशी मनाई गई। उस खुशी में जो है कहा तो ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को इनवाइट किया गया था, लेकिन उन तमाम जजेस में से सिर्फ एक जज ही हिम्मत करके, जुरत करके पार्लियामेंट में पहुंचे। हालांकि उन्हें उनके अपने साथियों ने जाने से मना किया था कि ये हमारा काम नहीं है, आप वहाँ पर न जाएं, बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उस जज ने जो है वो इंतहाई जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचे और उन्होंने पूरे सेशन को अटेंड किया, और उसके बाद उन्होंने खुद भी तकरीर की, अपने ख्यालात का इजहार भी उन्होंने किया। अब मैंने कहा था ना कि खुशी के साथ हजार गम भी होते हैं, जहां बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। एक तरफ तो वो अरकान असम्बली जो कि आज आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर एक तमाशा लगाया था, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक जश्न मना रहे थे, और उस जश्न के साथ साथ खुद आइन की कब्र भी जो है वो अपने हाथों खोद रहे थे। 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने की सूरत में, इलेक्शन करवाने की राह में सीसा पलाई दीवार बनने की सूरत में जो है वो इसी पार्लियामेंट में जो है उसी आइन को जो है जिंदा दरगोर कर रहे हैं, जिस आइन के जश्न वो आज मना रहे थे। अब कहते हैं कि जो तकरीर काजी फायज ईसा ने कौमी असम्बली की फ्लोर पर की है, अगर यही तकरीर चीफ जस्टिस
عمر عطا بندیال نے غلطی سے کی ہوتی تو جعلی واٹس اپ صحافیوں کے علاوہ سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافیوں اور سیاستدانوں نے ناچ ناچ کر جو ہے وہ اپنے گھنگرو توڑ دیے ہوتے، لیکن چونکہ اب خود ان کا اپنا ہی جج نے یہ خطاب کیا تو پھر وہ اس کو واہ واہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ آج ان تمام لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے پارلیمنٹ سے باہر جا رہے تھے، جو اسمبلی کے فلور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گالیاں تک دے رہے تھے، مگر مجال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ کہا ہو۔ اس سے بڑا مذاق بھی اور کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایک طرف قومی اسمبلی میں جو ہے وہ آئین کی 50ویں سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں اور ایک تماشا لگا ہوا، دوسری جانب اسی اسمبلی سے جو ہے 90 روز میں الیکشن نہ کروانے کا جو ہے وہ ایک خوفناک جرم کیا جا رہا ہے، آئین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین کی بے توقیری کی جا رہی ہے، آئین کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر کے اس سے زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ وہی اراکین اسمبلی جو کہ اسی آئین کا جشن منا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس قسم کے اراکین اسمبلی کو جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب آج قومی اسمبلی میں گاڈ فادر اور سسلین مافیا اپنے پہلو میں جو ہے مستقبل کے چیف جسٹس کو بٹھا کر ریاستی عہدیداروں کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ 6 ماہ بعد کا جو چیف جسٹس ہے یہ بھی انہی کا سہولت کار ہوگا، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہم وکیل نہیں، ہم جج کرنے کے عادی ہیں، تاکہ شارٹ کٹ میں ہی جو ہے فیصلے ہمارے حق میں ہوتے رہیں۔ آج کا دن جو ہے، یعنی کہ یہ جو دن گزر چکا ہے، پیر والا روز جو ہے، یہ بہت ہی افسوسناک دن ہے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، ایک بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں جمہوری نظام اس وقت رائج ہے، وہاں کے پوری تاریخ میں اگر آپ کنگال کر بھی دیکھو گے تو آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس طریقے سے اسمبلی ہال میں پہنچ کر جو ہے وہ وہاں پر اس کو اٹینڈ کیا ہو اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا ہو۔ یہ پاکستان ہی ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ججز جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، ان کی محفلوں کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ خود کو نیوٹرل یعنی غیر جانبدار ظاہر کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اعتزاز احسن کی یہ ٹویٹ آپ لوگ دیکھیں، اس وقت اسکرین پر ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے جج صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں، پہلی بار کسی جج اور چور میں اتنا پیار دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی انہوں نے ٹونٹنگ کی ہے۔ اعتزاز احسن خود بہت نامور اور بہت ہی کامیاب ترین قسم کے جو ہے وکیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے جو ہے کسی جج کو اور اس کو جو ہے میں یہ پیار دیکھ رہا ہوں۔ اب جو انہوں نے خطاب کیا، یہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں۔ میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں اور سیاسی تناظر میں دیکھتا ہوں۔ سیاست آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ میں چیزوں کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جسٹس فائز آئین کی گولڈن جوبلی میں شرکت کے لیے حاضر ہوا، دوسرے جج صاحبان اس لیے نہیں آ سکے، شاید وہ مصروف تھے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا باتیں ہوں گی، بتایا گیا کہ آئین کی باتیں ہوں گی۔ میری موجودگی میں جو سیاسی باتیں ہوئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس فائز ہو سکتا ہے کل اگر یہاں بیٹھے افراد کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ کہیں ہم نے تو آپ کو بلایا تھا، پھر ہمارے خلاف فیصلہ دیا، شاید میرے خلاف تنقید ہو، ہم دستور کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اسی کے مطابق کام کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اب ایک بہت نامور وکیل ہیں
यानी कि जज बहाली तहरीक में भी उनका बड़ा नाम था, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अली अहमद कुर्द, उनकी ट्वीट भी आप इस वक्त देख रहे हैं। आसिफ जरदारी की पूरी तकरीर अदलिया पर एक चार्जशीट थी और ये जस्टिस काजी फायज ईसा सुनता रहा, यानी उसके नज़दीक अदलिया की इज्जत की कोई हैसियत नहीं थी। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसे शख्स को दोबारा अदालत में जाने तक न दिया जाए। ये बहुत ही सख्त किस्म की तनकीद की है अली अहमद कुर्द ने। अच्छा, दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि एक न्यूट्रल आवाज़ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एक तो एतजाज़ हसन की थी, दूसरी जो है वो साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा। वो हमेशा आइन की बात करते थे। अब उनके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी से जो है उन्हें एक तरीके से उनका ओहदे से उन्हें महरूम कर दिया है बतौर सज़ा। आइन की बात करने वाले लतीफ़ खोसा साहब जो मौजूदा पीपल्स लॉयर्स फॉर्म्स के सदर हैं, इनको पीपल्स पार्टी ने ओहदे से हटा दिया। पाकिस्तान में जो भी आइन और कानून की बात करेगा घर जाएगा। ये है इस वक्त की सूरत हाल। अब नाजरीन, बहुत ही बुरा हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, जो कि काजी फायज ईसा एक अच्छा जजिस में एक अच्छा शोहरत, एक अच्छा नाम रखते हैं। अब ये इरशाद भट्टी की भी एक आप ट्वीट देखें, वो क्या कहते हैं। वो कहना यह था कि वो हम ख्याल बेंचेस, हम ख्याल जजेस के बयानिए बना रहे थे, वो जिन्हें हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंचेस हर साजिश करते नजर आते थे। आज इन सब को आज कैसा लगा जब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों पर बैठे नजर आए, और वो भी उन लम्हों में जब हुकूमत बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट माहौल था। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बेजे में ये बात इस वक्त नहीं बैठ रही कि पाकिस्तान में आखिर ये हो क्या रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा जो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मुस्तकबिल करीब का चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल करीब में जो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो एक सियासी माहौल में, कौमी असम्बली में और उनकी मौजूदगी में, जिस कहते हैं जज तो हर जगह जज होता है, हर जगह जहां जज होगा वहां अदालत लग जाती है, उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को क्या कुछ नहीं कहा गया। मजाल है कि उन्होंने कुछ कहा हो, उन्होंने अपने कान से बंद कर दिए हो, या पर गुस्से में आके उस माहौल से निकल गए हो। किसी ने तो रोका नहीं था उनको। वो बैठे सुनते रहे, और कहने वाले कहते हैं कि वो महजूज होते रहे। बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर ये बात सब कुछ दुरुस्त है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुकम्मल तौर पर जो है डिवीज़न जो है वो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ही वाहिद इदारा था जिस पर जो है मुल्क की आवाम को जो है वो एतमाद था, यकीन था कि वो उन्हें इस मुश्किल मामले से जो है वो उन्हें रिलीफ दिलवाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है इसमें तो मुझे जो है, मैं यही तबसरा कर सकता हूँ कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या अब भी जो है काजी फायज ईसा जो है वो मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं? अभी भी वो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। इसी के साथ नाज़रीन जा जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।